कि मैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए पीटीआई का उम्मीदवार था और मैं इस इंतखाबी अमल के बायकॉट का ऐलान करता हूँ। मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म किसी को नज़र नहीं आ रहे। इतनी भर भी उसमें कुछ सच्चाई होगी, या जिस तरह आप लोग कह रहे थे ऐसा कोई बात होगी तो वो कहते थे मैं तो वज़ारत उज़्मा के ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर घर चला जाऊँगा। अक्टूबर से पहले नहीं करवा सकते इलेक्शन, हमें इतने महीने दरकार है, इलेक्शन हम नहीं करवा सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक बादशाह था जिसने 10 जंगली किस्म के कुत्ते पाले हुए थे। उसके वज़ीरों में से जब भी कोई वज़ीर कोई गलती करता तो बादशाह उसे उन कुत्तों के आगे फेंकवा देता और फिर कुत्ते उसकी बोटियाँ नोच नोच कर मार देते। एक बार बादशाह के एक ख़ास वज़ीर ने बादशाह को गलत मशवरा दिया जो बादशाह को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बादशाह ने फैसला किया कि वज़ीर को कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए। वज़ीर ने बादशाह से इल्तिजा की कि हुजूर मैंने 10 साल आपकी खिदमत की है, मैंने दिन रात एक की और आप एक गलती पर मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे, कुत्तों के आगे फेंकवा रहे हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेरी बेलौस खिदमत के बदले मुझे आप सिर्फ 10 दिनों की मोहलत दे दें और फिर बिलाशुबा मुझे कुत्तों के आगे फेंकवा दें। अच्छा, बादशाह सुनकर 10 दिन की मोहलत देने पर राज़ी हो गया। वज़ीर वहाँ से सीधा रखवाले के पास गया जो उन कुत्तों की हिफाजत किया करता था। वज़ीर ने जाकर कहा कि मुझे 10 दिन इन कुत्तों के साथ गुजारने हैं और इनकी मुकम्मल रखवाली मैं करूँगा। रखवाला वज़ीर के उस फैसले को सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने क्या किया कि जी वज़ीर को इजाज़त दे दी कि ठीक है करो रखवाली इन कुत्तों की। अब इन 10 दिनों में वज़ीर ने कुत्तों के खाने पीने, ओढ़ने बिछोने, नहलाने तक के सारे काम अपने ज़िम्मे लेकर नहायत ही अच्छे तरीके के साथ सर अंजाम दिया, यानी कुत्तों का बहुत ख्याल रखा वज़ीर ने। अच्छा, 10 दिन मुकम्मल हो गए, अब वज़ीर को सज़ा देने का वक्त हो गया। इसीलिए बादशाह ने अपने नौकरों के ज़रिए वज़ीर को कुत्तों के आगे फेंकवाया, लेकिन वहाँ खड़ा हर शख्स उस मंज़र को देखकर बहुत हैरान हो गया कि आज तक न जाने कितने ही वज़ीर उन कुत्तों के नोचने से अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन आज यही कुत्ते इस वज़ीर के पैरों को चाट रहे हैं। अब बादशाह भी देखकर हैरान हो गया। बादशाह ने पूछा ये हो क्या रहा है? कुत्ते वज़ीर को नोचने के बजाय उससे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, कैसे? जिस पर वज़ीर ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि मैंने सिर्फ 10 दिन इन कुत्तों की खिदमत की और ये मेरे इन 10 दिनों में किए गए जो एहसानात हैं भूल नहीं पा रहे, और यहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल आपकी खिदमत करने के लिए गुजार दिए, लेकिन आपने मेरी एक गलती पर मेरी सारी ज़िंदगी की खिदमत गुजारी को नज़रअंदाज कर दिया। अब बादशाह ये सब कुछ सुनकर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती तस्लीम करते हुए वज़ीर को गले लगा लिया और वज़ीर को इज़्ज़त और वक़ार के साथ उसके ओहदे पर बहाल कर दिया। अब इस कहानी से 2 सबक मिलते हैं। एक इंसान चाहे जितने मर्जी अच्छे काम कर ले, लेकिन जैसे ही वो कोई एक काम बुरा करेगा तो माशरा उसका जीना मुश्किल कर देगा। और कहानी का दूसरा बड़ा सबक ये है कि जी एहसान फरामोशी की कोई इंतहा नहीं है। अब सियासत में भी एहसान फरामोशी, एक दूसरे की गलतियों को बाकायदा पॉइंट आउट किया जाता रहा, एक दूसरे पर गद्दारी के फतवे लगाए जाते रहे, इक़्तिदार के हसूल की जंग देखने में आई और अब बिलाखिर मुत्तहदा अपोजिशन ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बना दिया। इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करने की हिकमत अमली कामयाब हो गई और नए वज़ारत उज़्मा के तौर पर मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ, तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी उम्मीदवार थे, लेकिन कामयाबी शहबाज शरीफ ने अपने नाम कर ली और यूँ वो पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। अच्छा, बज़ाहिर नज़र भी यही आ रहा था कि शहबाज शरीफ के पास वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए वोट पूरे हैं। अदम एतमाद के हक़ में भी मुत्तहदा अपोजिशन ने 174 वोट कास्ट किए और शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के वक्त भी उन्हें इतने ही वोट हासिल हुए और यूँ मुत्तहदा अपोजिशन हुकूमती बेंचों पर जा बैठी, यानी अपोजिशन ने हुकूमत संभाल ली। अच्छा, तहरीक इंसाफ के बकौल आने वाली हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत है क्योंकि ये बैरूनी कुव्वतों की मदद से इक़्तिदार में आई है और मुत्तहदा अपोजिशन ने ही इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाया। अच्छा, एक वक्त था जब मुत्तहदा अपोजिशन इमरान खान की हुकूमत को सिलेक्टेड कहा करती थी और आज सिलेक्टेड कहने वालों को इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जा रहा है। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि शहबाज शरीफ को किसी तौर पर भी वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से कबूल नहीं किया जा सकता क्योंकि
शहबाज शरीफ और उनके हवारियों ने मुल्क और कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा किया और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि शहबाज शरीफ पर करप्शन के मुकदमात हैं, उनका दामन साफ नहीं है, लिहाजा उनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहिए। और इस हवाले से कल बाबर अवान ने शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी पर एतराज़ात भी उठाए, लेकिन सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने एतराज़ात मुस्तरद करते हुए शहबाज शरीफ के जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर कर लिए थे। अच्छा, इमरान खान कहते हैं कि शहबाज शरीफ पर 16 अरब का एक केस और 8 अरब का एक केस, और अब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अपने और अपनी जमात से जुड़े लोगों के करप्शन के मुकदमात का सफाया कर देंगे, ख़ुद को NRO दे देंगे, एहतसाब के इदारों को ख़त्म कर देंगे। अब इमरान खान पहले वज़ीर-ए-आज़म है जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है। तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातें तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी को इमरान खान की अना से जोड़ रही हैं। इमरान खान के मुखालिफिन क्या कहते हैं कि जी इमरान खान की ज़िद और अना उन्हें ले डूबी, लेकिन इमरान है कि अभी गेम ख़त्म नहीं हुई है और उन्होंने अपनी गेम को आगे बढ़ाने के लिए ऐवान से अपने तमाम मेंबर्स के साथ इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी ने नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के अमल का हिस्सा बनने से इनकार करते हुए तमाम मेंबर्स समेत इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा कुरैशी साहब। सुना आपने कुरैशी साहब को क्या कह रहे हैं कि जी जिन लोगों ने वफ़ादारियाँ तब्दील नहीं की हैं वो उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और कुरैशी साहब ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM पाकिस्तान को उनका माजी याद दिलाया। अब वो जिससे इत्तेहाद किए बैठे हैं उनके सितम याद कराए। कुरैशी साहब ने यह भी कहा कि जी मुल्क में बैरूनी साजिश हो रही है जिसका एतराफ़ पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी कर रही है। इसको सामने रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आज इस अमल का हिस्सा बनना, इस अमल में शामिल होना एक नाजायज़ हुकूमत को कानूनी हैसियत देने के मुतरादिफ होगा और हम इस गुनाह में शामिल नहीं होना चाहते। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए PTI का उम्मीदवार था और मैं इस इंतखाबी अमल के बॉयकॉट का ऐलान करता हूँ। हम ऐवान की कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान करते हैं। अच्छा, कुरैशी साहब के ऐवान से इज्तिमाई इस्तीफ़ों के ऐलान के साथ PTI के तमाम जो अरकान कौमी असम्बली सेशन का बाइकॉट करके ऐवान से चले गए। अब लग ऐसा रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो तमाम अरकान हैं उनका असम्बली से इस्तीफ़ा देना महज हवाई तीर नहीं है, क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत में मुल्क गिर मुजाहिरों ने PTI के हौसले तो बढ़ाए हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिमायत में कराची तक खैबर अवाम सड़कों पर भी निकल आए, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। कल इमरान खान की कॉल पर लबैक कहते हुए अवाम की कसीर तादाद शहर शहर गाँव गाँव एहतजाज कर रही है और पाकिस्तान के बड़े शहरों में अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल भी देखा गया। लाहौर, रावलपिंडी, कराची, फैसलाबाद, सवात यानी कई शहरों में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली। उन्होंने नई हुकूमत को मुस्तरद भी किया, इमरान खान के खिलाफ होने वाली बैरूनी साजिश की शदीद मजम्मत भी की। अब तहरीक इंसाफ के बकौल उसके पास अवाम की ताकत है और वो अवामी अदालत में अपना मुकदमा लड़ेगी और वो नए आने वाली हुकूमत को मानती नहीं है, इसलिए तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान मुस्ताफ़ी हो गए। और कासिम सूरी ने भी ऐवान की कार्रवाई को छोड़ते हुए इसे याद सादिक के सुपुर्द करते हुए कहा कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस अमल का हिस्सा। और तो और कासिम सूरी ने यह भी कहा कि वो धमकी आमेज़ मरासला चीफ जस्टिस को भेजने लगे हैं। ज़रा सुनिएगा आपने कासिम सूरी को, उन्होंने अपनी रूलिंग पर बात करते हुए इसे आइनी और कानूनी करार दिया है, जबकि कासिम सूरी ने धमकी आमेज़ ख़त भी ऐवान में लहरा दिया। वफाकी काबीना के आखिरी इजलास में फैसला किया गया है जो मरासला है वो डीक्लासीफाइड किया जाए। मैं वफाकी काबीना की इजाज़त से डीक्लासीफाइड मरासला कौमी असम्बली की जानिब से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को सील करके भिजवा रहा हूँ। कासिम सूरी की कुर्सी छोड़ने और स्पीकर की कुर्सी अयाज सादिक के हवाले करने के बाद अयाज सादिक ने वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का अमल शुरू किया। अच्छा, दूसरी तरफ PTI के सरबराह इमरान खान ने 2 टोक पैगाम में कहा कि मैं इन चोरों के साथ असम्बली में नहीं बैठूंगा। और ख़बर के मुताबिक इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें इमरान खान ने यह कहा कि मुझ अकेले को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा तो मैं इस्तीफ़ा दूंगा, इनके साथ नहीं बैठूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ पर 16 अरब का एक और 8 अरब का एक करप्शन केस है। ऐसा आदमी सिलेक्ट या इलेक्ट होगा तो मुल्क की इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। अच्छा, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन अब हकीकत यह कि शहबाज शरीफ इस मुल्क के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुके हैं और शहबाज शरीफ तहरीक इंसाफ के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ख़त के हवाले से इन हाउस इजलास बुलाने को तैयार हैं और शहबाज शरीफ का जवाब दिया, वहीं पर कुछ ऐलानात भी किए। ज़रा चलाइएगा क्लिप।
जी सुना आपने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो पाकिस्तान के अवाम की दुआओं से आज वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है, हक़ को फ़तह हासिल हुई है, बातिल को शिकस्त हुई है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कौम की दुआओं से बचा लिया है। ये तारीख में पहली मरतबा हुआ कि धांधली की पैदावार वज़ीर-ए-आज़म को आइनी और कानूनी तरीके से घर भेजा गया। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ख़त पर तबसरा करते हुए कहा कि धमकियाँ में इस ख़त के हवाले से पार्लिमान की सिक्योरिटी कमेटी में इन कैमरा ब्रीफिंग होगी, जिसमें मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, ख़त लिखने वाले सफ़ीर और अरकान पार्लियामेंट मौजूद होंगे। अगर ख़त के मामले में ज़र्रा बराबर भी सच्चाई साबित हुई तो मैं वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊँगा। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुरासला कौमी असम्बली में पेश करने का ऐलान करते हुए कहा कि कौम जानना चाहती है कि इस ख़त में आखिर है क्या, ये ख़त में है क्या। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि तब्दीली बातों से नहीं आती, अगर बातों से तब्दीली आनी होती तो पाकिस्तान की मईशत का इतना बुरा हाल ना होता। मुल्क की मईशत इंतहाई गंभीर सूरत हाल से दो चार है। बातों से तब्दीली आनी होती तो हम एक तरक्की याफ्ता कौम बन चुके होते। अपनी तकरीर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फिर दोबारा शुरू करने का ऐलान भी किया और ये कहा कि जी हम इस प्रोग्राम को मज़ीद वुसअत देंगे और इसको तालीमी वज़ाइफ के साथ मुंसलिक करेंगे। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म ने 1 अप्रैल 2022 से पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान भी किया। अब नाज़रीन, एक सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है कि नून लीग जब अपोजिशन में थी तो उस वक्त वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो माशी पॉलिसीज़ हैं उन्हें तनकीद का निशाना बनाया करती थी। लेकिन अब सवाल ये कि मुत्तहिदा हुकूमत तनख्वाहों में इजाफा कैसे करेगी? अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे करेगी? क्योंकि तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन का तो ये ख्याल था कि इमरान खान ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया है, मुल्की ख़जाना खाली है, तो फिर ऐसे में शहबाज शरीफ तनख्वाहों में इजाफा कैसे करेंगे? या फिर वो ये कदम उठाएंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने स्टेट बैंक पर जो नोट छापने की पाबंदी लगाई थी, शहबाज शरीफ क्या उस पाबंदी को ख़त्म करेंगे और नोट छाप कर गुजारा करेंगे, जिससे वक्ती रिलीफ तो मिल जाएगा लेकिन कौमी ख़जाने पर बोझ पड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और अहम बात, शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीब हलफ बरदारी में जो उनकी थी, 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से सदर ममलिकत ने हलफ लेना था, लेकिन खबरों के मुताबिक सदर ममलिकत की तबीयत नासाज हो गई। डॉक्टरों ने सदर आरिफ अलवी को चंद दिन आराम का मशवरा दे दिया, जिसके बाद सदर ममलिकत मुख्तसर छुट्टी पर चले गए और यूँ हलफ बरदारी के फ़राइज़ जो हैं वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को अदा करने पड़े। और इस तरह ऐवान सदर में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हलफ लिया। अच्छा, दूसरी तरफ अली मोहन ने अदम एतमाद तहरीक की कामयाबी के बाद कह लें कि अपने दिल का बोझ ऐवान में अपने खिताब ने निकाला। उन्होंने अकेले अपने तमाम जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनके सामने तकरीर की, दलेराना तकरीर की। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने अली मोहम्मद खान को। तकरीर करने वाले वाहिद रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने इंतहाई जज्बाती जोशीला खिताब किया। कहा कि इमरान खान ने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन गुलामी कबूल नहीं की है। इमरान खान का गुनाह यह है कि उसने साम्राज्य के सामने खड़े होकर एब्सोल्युटली नॉट कहा। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं। इमरान खान अवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पर 2/3 अक्सरियत से विराजमान होगा। अच्छा, अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली में इंतहाई जज्बाती और बलबला अंगेज़ तकरीर करते हुए कहा कि कायद आज़म का कौल है कि मुसलमान हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ, वो शहादत कबूल करता है, गुलामी कबूल नहीं करता। मुझे इमरान खान का साथी होने पर फ़ख्र है। इमरान खान ने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन गुलामी कबूल नहीं की है। आपके चेहरों पर खुशी है, अल्लाह आपको खुश रखे। आर्जी नाकामी शिकस्त का मुतबादिल नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरी जानिब से अली मोहम्मद खान के खिताब के दौरान शदीद नारेबाजी की गई, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं आपकी तनकीद और हुटिंग बर्दाश्त करूँगा। आपकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो, इंशाल्लाह इमरान खान एक बार फिर से इसी कुर्सी पर आएगा और 2/3 अक्सरियत से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें। अच्छा, अली मोहम्मद खान ऐवान में अपनी तकरीर करने के बाद सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड रहे। उनकी तकरीर को भरपूर अंदाज में सराहा गया और अली मोहम्मद खान के जुल्म के खिलाफ और हक के साथ हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ पड़ोसी मुल्क की, तो यहाँ पर मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म किसी को नज़र नहीं आ रहे। सेकुलर भारत का चेहरा दिन ब दिन मजीद घिनौना और बेनकाब होता चला जा रहा है। खबर के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंतहा पसंद हिंदू जमात की तलबा तंजीम ने हॉस्टल में गोश्त से बने पकवान खाने की पादाश में तलबा और तालिबात को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंतहा पसंद हिंदू तलबा तंजीम के गुंडों ने हॉस्टल्स में हमला कर दिया और तालिबात को तशद्दुद का निशाना बनाया। इंतहा पसंद हिंदू जमात के गुंडों ने
उनसे मारपीट की, सड़क पर घसीटा, जिसके बायस मुतअद्दिद जो तालिबात हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गई और ज़ख्मी जो तालिबात हैं उनको करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहाँ पर एक तालिबा की जो हालत है वो नाजुक भी बताई जाती है। और तालिबा तंजीम ने हॉस्टल्स में गोश्त से बने पकवान खाने पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन जो अक्सरियत है उसने इस पाबंदी को मुस्तरद कर दिया था, जिस पर इंतहा पसंद जमात के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। अच्छा, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इस वाक़े पर फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल देने से गुरेज़ की है। अच्छा, ये जो मुसलमानों को बाकायदा टारगेट किया जाता है वहाँ पे, ये जो फसादात की जो कहानी है ये सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है बल्कि बढ़ती चली जा रही है। भारत की 4 रियासतों में ये जो फसादात हैं ये उरूज पर हैं और इन फसादात की वजह से एक शख्स हलाक, दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। भारतीय रियासतें मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मगरबी बंगाल में हिंदू इंतहा पसंदों ने मजहबी रैली के दौरान मुसलमानों के घरों और दुकानों पर हमले किए, लूट मार के बाद आग लगा दी और हिंदू इंतहा पसंदों ने पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर मुसलमानों के घरों में घुसकर खवातीन से बदतमीजी की, मर्दों को तशद्दुद का निशाना बनाया और एक शख्स हलाक और दर्जनों ज़ख्मी भी हुए इस तरह के वाक़यात में। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जबकि गुजरात में मुसलमानों के इमलाक को और घरों पर हमले भी जारी हैं। हिंदू इंतहा पसंदों की हिमायती पुलिस ने हिंदुओं के हमले रोकने की बजाय मुतअद्दिद मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया है। अब हिंदुस्तान में जो मुस्लिम दुश्मनी, मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपनी हदों को छू रही है, मोड़ बढ़ता जा रहा है और ये बात दुनिया जानती है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। सो मोदी सरकार की इंतहा पसंदी और जुल्म का ये सिलसिला ऐसे नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी। जमील, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जमील, तहरीक इंसाफ के अरकान ने ये जो इस्तीफ़े देने का ऐलान किया है, तो आपको उम्मीद थी कि ऐसा होगा? क्योंकि ऐसी बातें की जा रही थी, सुनने में आ रहा था ऐसा हो सकता है, तो अब क्या होगा आगे जाके? ज़िमनी इंतखाब होने चाहिए इन सीटों पर या मज़ीद आप आगे क्या देख रहे हैं? देखें, उस दिन आज से तकरीबन 2 दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को आउस्ट किया गया, हम तकरीबन 7 एक एंकर्स थे जो इमरान खान साहब के साथ बैठे थे। उस वक्त जो हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी उससे ये लगा कि वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट थे। तो इनके जो डिसीजंस हैं ना वो हर आधे पौने घंटे के बाद बदलते हैं, बड़े फ्लेक्सिबल हैं डिसीजंस लेने में। कल शाम तक ये बात आ चुकी थी कि इन्होंने इस्तीफे नहीं देने हैं, उससे पहले आई कि इस्तीफे देने हैं। आज फिर इनकी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ पार्लियामेंट हाउस के अंदर। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उसको चेयर किया, क्योंकि आदत हो गई है ना, तो उसको चेयर किया। और उस दौरान जो है ये बात सामने आई कि सबको इस्तीफे देने हैं। और फिर पूरी पार्लियामेंट्री कार्रवाई का, जिसमें कायदे ऐवान का इंतखाब हो रहा था, सबने उसका बायकॉट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाकायदा बबांगे दोहल इसका ऐलान किया। फिर गवर्नर KPK मुस्ताफी हो गए, गवर्नर सिंध मुस्ताफी हो गए। तो ओवरऑल जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जब इन्होंने ये देख लिया है कि पब्लिक का जो सो मोटो है, पब्लिक ने जो आज खुद नोटिस कर लिया है सड़कों पर आकर, उसके ऊपर जब ये जाते हैं और पब्लिक पावर को एंडोर्स करते हैं, तो फिर कोई जवाब रह नहीं जाता कि आप उन लोगों के साथ बैठे जिनको आपने करप्ट कहा हुआ है, जिनके ऊपर जुर्म आयद लगाई हुई है। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं आपकी हूँ फारूक हबीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। फारूक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फारूक, अब आगे क्या प्लान है आप लोगों का? और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि अगर गैर मुल्की खत में अगर रत्ती भर भी बैरूनी साजिश साबित हुई तो वज़ारत उज़्मा के ओहदे से वो मुस्ताफियों के घर चले जाएंगे। झूठ बोलने का इनका वतीरा है। क्राइम मिनिस्टर जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, उनको दावत पहले दी गई इस खत को देखने के हवाले से। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सलामती के हवाले अंदर इसका बायकॉट इन्होंने किया। असद कैसर को जब खत मिला काबीना के डीक्लासिफाई करने के बाद, मुस्ताफी होने से पहले, उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि अपोजिशन लीडर को मैं कहता हूँ आके इस खत को देखें, दावत दी। इन्होंने देखना गवारा नहीं किया, क्योंकि ये साजिश का खुद हिस्सा थे। आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा फारूक, फिर इस बात से आपको क्या समझ आती है? इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने क्यों बोला कि अगर रत्ती भर भी उसमें कुछ सच्चाई होगी, या जिस तरह आप लोग कह रहे थे ऐसा कोई बात होगी, तो वो कहते थे मैं तो वज़ारत उज़्मा के ओहदे से मुस्ताफी होकर घर चला जाऊंगा? जिस व्यक्ति ने इसका बयान आप निकाल लें, ये क्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इसने कहा था कि इस खत को पार्लियामान में लेकर आए। अगर कोई साजिश हुई मैं इमरान खान के साथ खड़ा होऊंगा। हम पार्लियामान में लेकर आए, हम खत लेके पीछे पीछे जा रहे थे, शहबाज शरीफ आगे आगे भाग रहे थे।
पीछे मुड़ के नहीं देख रहे थे। इन्होंने खत देख के क्या करना है, इनको तो पता है खत में क्या लिखा है। ये तो खुद उस साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान के अंदर तो आज गुलामों की हुकूमत बनी है, बाइडन के गुलामों की हुकूमत बनी है, चेरी ब्लॉसम की हुकूमत बनी है। इस हुकूमत को हम नहीं मानते, इसी वजह से हम असम्बलियों से बाहर आ गए। हम फौरी इलेक्शन, इस मुल्क के अंदर हमारा मुतालबा है, इंतखाब है। पाकिस्तान के गली गली कूचे कूचे में कल आपने देखा लोग बाहर निकले, कभी अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इमरान खान ने पाकिस्तानी लोगों को एक कौम बना दिया है। वो कहते थे कि पूरा माशरा लड़ता है, कभी एक शख्स नहीं लड़ता। तो कल मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी कौम को कि वो माशरा इस बुराई के खिलाफ निकला है, गुलामी के खिलाफ निकला है, अपनी आजादी की। अच्छा फिजा, मैं आपकी इजाजत से, फारूक साहब मौजूद हैं जी। जमील कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जमील। फारूक साहब की मौजूदगी में ही हमारी सैटरडे नाइट को, जिस वक्त ये पूरी दुनिया में एक फेक न्यूज का अंबार लगा हुआ था, हम खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे। उनसे मुलाकात हुई और डिक्लासिफाई करने की बात हमारे सामने हुई। हमारे सामने वो खत के मंदरजात रखे गए। और आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बात कही कि मैं इन कैमरा इजलास बुला के इसकी तहकीकात कराऊंगा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके किसी मुल्जिम के ऊपर कत्ल का इल्जाम हो और वो कातिल के हवाले हम कर दें सारा जजमेंटल प्रोसेस के, आप ही इसकी तहकीकात कराएं, और वो पहले नलीफाई कर चुका हो, डिनाई कर रहा हो कि ये तो है ही गलत। अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कह दिया ये झूठ का इल्जाम है, ये तो झूठा इल्जाम है। जब ये कह रहा हो और उसको आप बना दें उसको चेयर करने के लिए कि आप भी बैठे हैं, और एक ऐसा मामला जिसके ऊपर एनएससी ऑलरेडी एंडोर्समेंट दे चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि एक कातिल के हाथ में जिसके ऊपर इल्जाम है, उसके हाथ में आप जिरगा बिठवाने जा रहे हैं कि आप इसकी तहकीकात कर लो। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई या कोई भी जमात इसको एंडोर्स करेगी। और एक मैं यहाँ पर बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ, वो ये कि मेरी 3-4 पीएमएलएन के बड़े लोगों से बात हुई है और बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं। वो कह रहे हैं कि इसका हल कोई नहीं है, अगले 2-2.5 महीने के अंदर इंतखाबात होने ही होने हैं। ये हमें भी पता है और ये दीगर जमातों की पता है। और आज पहला नतीजा उसका आ गया है। एमक्यूएम ने बाकायदा नाराजगी का इजहार कर दिया है कि आपने हमारा मुआहदा क्यों नहीं कर दिया। वसीम अख्तर साहब कह रहे थे। जी 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 जी, जी। अच्छा फारूक, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जमील ने कहा पॉइंट रेज किया कि जो एमकेएम ने, वसीम अख्तर साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब से शिकवा किया है कि जिन्होंने तकरीर में कराची पैकेज का जिक्र क्यों नहीं किया है, यानी अभी से कह सकते हैं कि फूट पड़ना शुरू हो गई है। इसको आप कैसे देख रहे हैं सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से फारूक? और दूसरा, अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात हो तो इलेक्शन कमीशन तो 7 महीने 8 महीने मतलब ज्यादा टाइम बता रहा है कि इससे पहले तैयारी नहीं हो सकेगी। फिर क्या होगा, कैसे होगी तैयारी? बात ये है कि ये जूतों में दाल बंटनी है। ये भांत की लकड़ी इकट्ठी हुई है, ना नजरिया एक है ना झंडा एक है। सिर्फ इनका मिशन है करप्शन बचाओ, माल बचाओ, एहतसाब के इदारे को बंद करो, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोटिंग राइट वापस लो, ईवीएम को नलीफाई करो, अंपायर अपने खड़े करो, फिर इंतखाबात की तरफ जाओ। मैं इनको कहता हूँ कि इनका कोई एक्शन कामयाब नहीं होगा। कल अवाम खुद सड़कों पर लीडरलेस जब अवाम बाहर आ जाए तो लोग इनको मुस्तरद करते हैं। लोगों ने गुलामी रिजेक्ट की है। इसने कहा शहबाज शरीफ ने कि ये कौम भिखारी है। कल भिखारी कौम नहीं थी, भिखारी ये बना हुआ है जो घुटने टेक कर इसने हुकूमत भीख के अंदर ली है और ये उनका एजेंडा इन्फोर्स करना चाहता है। ये एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकता। अब प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए हैं, अब लंदन से फ्लाइटें लेने की इजाजत भी मिल गई है, अब कोविड भी खत्म हो गया है, अब सलमान शहबाज भी वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मखसूस चपड़ासियों की हुकूमत नहीं कायम होने देंगे। हम पापड़ वालों की, फालूदे वालों की हुकूमत कायम नहीं होने देंगे। आज जो है वो वज़ीर आज़म बनने से पहले FIA के प्रोसिक्यूटर वहाँ पेश ही नहीं होते। डॉक्टर रिजवान जो तहकीकात कर रहे हैं, डायरेक्टर, उसको जबरी छुट्टी के ऊपर भेज दिया जाता है। अब क्यों नहीं अदालतें लगती? अब क्यों नहीं रात को दरवाजे खुलते? अब क्यों नहीं स्नो मोटे होते? जमील कुछ कहना चाह रहे हैं। जमील, पाकिस्तान के गली गली कूचे कूचे में ये सवाल हो रहा है। ये 2022 है, लोगों की आंखों पे पट्टियां नहीं बंधी हुई, लोगों के कान नहीं बंधे। ये सोशल मीडिया। अच्छा फारूक, जमील कुछ कहना चाह रहे हैं। जमील फारूकी जी करते हैं, राय कायम करते हैं। ये अवामी राय के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता इस मुल्क के अंदर। फारूक साहब ये बताइएगा कि क्या सदर मुमलिकत आज इस्तीफा एक आध दिन में दे सकते हैं? सदर मुमलिकत भी बतौर ज़ाहिर पीटीआई के एक एक्टिव कारकुन भी हैं। देखें, सदर मुमलिकत ने तो आज आपके इल्म में है कि उन्होंने हलफ भी नहीं लिया और बड़ा अच्छा किया उन्हें कि वो शख्स जो कि जिसके ऊपर जमानत के ऊपर हो, 16 अरब रुपए अपने 14 मुलाजमीन के नाम के ऊपर लूटमार की हो, उसका जवाब न दिया हो, 7.5 अरब रुपए का नैब में टीटियों का केस हो और जो एक साजिश के तहत वज़ीर आज़म बना हो, ऐसे शख्स का हलफ लेना डॉक्टर आरिफ अलवी जैसे अपराइट इंटेग्रिटी वाले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं करता था।
तो उनका बिल्कुल दुरुस्त फैसला था और बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ हम सब बाहर आ गए हैं। अब उन्होंने भी फैसला करना है, मुझे लगता है कि जल्द वो फैसला करेंगे। गवर्नर ने तो अपने अपने फैसले जो है कर लिए हैं। इस्तीफा दे देंगे सर विद इन फ्यू आवर्स? मेरी इतलात यही है कि ये उनका अपना फैसला है, डिसीजन है। मैं उनके बिहाफ के ऊपर जो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम इस्तीफे दे के बाहर आ गए हैं। ये जो है वो पाकिस्तान की अवाम की अमानत थी, जो इमरान खान की, वो इमानत में हमने ख्यानत नहीं की। जिन्होंने ख्यानत की है उनसे हिसाब पाकिस्तान की अवाम खुद ले। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अफजल खान साहब। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के लिए हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुल्क भर में कहीं भी कोई नया इंतजामी यूनिट नहीं बनाया जाएगा। तमाम सूबों के लिए हल्का बंदी कमेटियों की तश्कील 16 अप्रैल 2022 तक कर दी जाएगी। मगर आज तहरीक इंसाफ के अरकान के मुस्ताफ़ी होने के ऐलान के बाद अब इलेक्शन कमीशन का एक्शन प्लान क्या होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अफजल खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अफजल खान साहब, बड़ी तादाद में ये जो कौमी असम्बली का अरकान के इस्तीफे आने के बाद इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात करवाने का पाबंद है या क्या होगा? इस हवाले से कानून क्या कहता है? बुनियादी तौर पर जब भी कोई सीट खाली होती है तो आईन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है कि उस हलके के अवाम को बग़ैर उनकी रिप्रेजेंटेशन के ना रखा जाए। इसको आम ज़ुबान में डिसइनफ्रेंचाइजमेंट कहते हैं। तो ये जो बंदा फौत हो जाए या कोई बंदा रिज़ाइन कर ले और सीट खाली हो जाए तो इलेक्शन कमीशन में जब भी उसका इस्तीफ़ा या उसकी डेथ सर्टिफिकेट पहुंचता है तो वहाँ पे 60 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इंतखाबात कराने हैं। तो अब बेसिकली जब भी इनके पास ये इस्तीफ़े स्पीकर नेशनल असेंबली भेजेगा उसके बाद उन्होंने ऑटोमेटिकली ये सेट रूल्स हैं, प्रोसीजर हैं, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने इनके 60 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात का इंतज़ाम करना होगा। इसमें उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जी हम ये नहीं कर सकते, नहीं, उन्होंने 60 दिन के अंदर अंदर ये इंतखाबात कराने हैं और ये उसका फ़राइज़ में शामिल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा खान साहब, अगर मौजूदा हुकूमत अपना स्पीकर लेकर आती है और वह तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? नहीं, उनका स्पीकर का ये डिस्क्रिशन नहीं है कि वो उनके इस्तीफ़े कबूल ना करे, वो लेकर आए और वो देख लें। बात यह है कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं, अभी आप वहाँ से इस्तीफ़ा देते हैं तो आपके इदारे के पास क्या चीज़ रहेगी कि वो उसको, हाँ, वो आपको कह सकती है कि जी हम आपको राइज़ दे सकते हैं, हमको ये दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपकी मर्ज़ी पे ये मुनहसर है। और जो लोग इस्तीफ़ा देते हैं या जो लोग वफ़ात पा जाते हैं उनके पास दोबारा रिसरेक्शन का कोई चांस नहीं होता। अभी अच्छा खान साहब, ऐसे माजी में हो चुका है, आपको याद होगा याद सादिक साहब जब स्पीकर थे पहले तो उन्होंने इस्तीफ़े कबूल नहीं किए थे, आपको याद होगा, उस हवाले से मेरे ज़हन में सवाल आया। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बेसिकली वो तब होता है जब वो पार्टी के लोग या वो जिस बंदे का इस्तीफ़ा है वो बंदा कहे कि जी ये मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, उस वक़्त उसके चांसेस बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपने ख़ुद देखा कि वो सब एन ब्लॉक मुस्तफ़ी होके वहाँ पे ऐलान करके चले गए। अभी जब उनके पास इस्तीफ़े स्पीकर के पास आएंगे और स्पीकर को अगर वो चाहता है कि उनसे एक दफ़ा फिर पूछ ले तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन उनके पास चले आगे चलते हैं। कोई ठीक है, they have to pass it to the election commission। खान साहब सही, चले आगे चलते हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने जो अपने अफसरान हैं उनको 4 महीने में हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने का हुक्म दिया है, तो खान साहब इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने में इतनी देर क्यों कर दी है? बात यह है कि जी इसमें इलेक्शन कमीशन, देखें, इदारे में कमज़ोरियाँ होती हैं, वीकनेसेस होती हैं। अब शायद उन्होंने फोरसी नहीं किया कि जी इलेक्शन किसी भी वक्त, देखें
ये जो हमारे वहाँ परमानेंट इलेक्शन कमीशन होता है, उस परमानेंट इलेक्शन का परमानेंट स्टाफ होता है और पूरे मुल्क में उसका एक स्ट्रक्चर होता है और मेंटली फिजिकली कैपेसिटी वाइज वो इसके लिए तैयार रहता है कि किसी भी वक्त अगर असेंबलियाँ टूट जाएं तो हमने फिर 90 दिन में इंतखाबात कराने होंगे। अगर कोई एक आध बंदा इस्तीफ़ा देता है या फौत हो जाता है तो उसके लिए हमने बाई इलेक्शन करने होते हैं। तो ये देखिए इलेक्शन कमीशन की आइन के मुताबिक बेसिक जिम्मेदारी है कि जब भी कोई सीट खाली हो या इंतखाबात का ऐलान हो तो उन्होंने 90 दिन में इंतखाबात कराने हैं। अभी आपने असल में जो एक्स्ट्रा जो एक सिचुएशन ऐसे हो गई कि उन्होंने पहले से तैयारी नहीं की थी वैसे तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन अगर तैयारी नहीं की तो वो जो आइन है उसको वायोलेट नहीं कर सकते। अगर वायोलेट करेंगे तो आर्टिकल 6 उसके ऊपर लगेगा। उसमें अलबत्ता इनके पास एक रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं और उनको मुतमईन करें कि हमें चंद हफ्ते दिए जाए। तो मुझे यकीन है कि उस वक्त जो कंसर्न पार्टीज़ हैं, जो सियासी स्टेक होल्डर्स, उसको भी सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी और उनसे कहेगी कि जी ये उनकी दलीलें हैं कि इस वजह से हमें थोड़ा सा वक्त और दिया जाए। बेसिकली ये उनका फ़र्ज़ है कि वो हर वक्त तैयार रहें। मैं इसकी एक सिंपल मिसाल ये देता हूँ कि अभी आपके ऊपर हिंदुस्तान हमला करता है तो पाकिस्तान की फ़ौज कहेगी कि नहीं जी हम अभी तैयार नहीं है लड़ाई के लिए, हम अगले महीने लड़ेंगे या 2 महीने बाद लड़ेंगे। ऐसा नहीं होता। ये आप हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। इसमें कोई इसमें सिर्फ रियायत अगर मिल सकती है तो सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है और कि वो चंद हफ्ते, और वो भी सुप्रीम कोर्ट स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके फिर उनको वक्त देगा। अच्छा, तो इस हवाले से फिर एक और सवाल आता है जहन में कि जब ये आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है 90 दिन के अंदर अंदर जो इंतखाबात हैं वो करवाने का बाकायदा पाबंद है। जब सदर आरिफ अलवी साहब ने जब खत लिखा था तो मीडिया रिपोर्ट्स ये थी कि जो जवाब ये दिया गया था जी अक्टूबर से पहले नहीं करवा सकते इलेक्शन, हमें इतने महीने दरकार है, इलेक्शन हम नहीं करवा सकते। तो इस पर तहरीक इंसाफ ने शदीद तनकीद भी की थी। तो इलेक्शन कमीशन को वही वाली बात कि क्या हर वक्त तैयार नहीं रहना चाहिए? अफजल खान साहब, बात यह है कि सदर पाकिस्तान की बात सही थी और वो तैयार हमावक्त तैयार रहने वाला इदारा है, होना चाहिए। और उसकी कोई एक्सक्यूज़ लीगल नहीं है, मॉरल नहीं है, एथिकल नहीं है, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, उसका कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है। ये बल्कि अगर बैड प्रैक्टिसेस पे जाएं तो सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा नैब के चेयरमैन ने कहा था कि मैं ये मुकदमा ऑलमोस्ट ही हैज़ डिक्लाइंड। तो बात यह है कि अगर आप फिर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आप रिज़ाइन करके चले जाएं। लेकिन रिज़ाइन भी अब ऐसे मौके पे जब आप रिज़ाइन करेंगे तो इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि आप इतना अरसा यहाँ पे रहे, यू आर सपोज टू कंडक्ट इलेक्शन एनी टाइम विद इन 90 days, सडनली यू सेज दैट नो आई कांट कंडक्ट द इलेक्शन। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में उनका सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आया था और उन्होंने अपनी, मेरे ख्याल में अच्छा किया था कि अपनी तस्हीह कर ली थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात आईनी पीरियड के करने के दौरान के लिए भी तैयार है। और मैं आपको बताता हूँ कि कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, सिर्फ विल होनी चाहिए। अच्छा, आखिर में मैं खान साहब पूछना चाहूँगी, मेरे पास 30 सेकंड्स हैं, ये नई हुकूमत आने के बाद ये जो EVM मशीन है उसका मुस्तकबिल क्या होगा? EVM, बात यह है कि आपने कभी देखा है कि कभी जो हिस्ट्री है वो रिवर्स जाए? पहले टांगे होते थे, फिर घोड़े होते थे, खच्चर होते थे, उससे मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज़ आया। तो ये प्रोसेस कभी रिवर्स नहीं हो सकता। हमने सब ने डिजिटल दौर में जाना है और उसमें डिजिटलाइजेशन में अभी जो हुकूमत में आ गए हैं उन लोगों को भी, और इन तमाम लोगों ने हमेशा इलेक्शन मांगे हैं और इसमें से पीपल्स पार्टी के साथ चूँकि हमने काम किया है वो तमाम एग्री थी कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो जिस चीज़ का वोट होगा, मैं एक चीज़ फिजा आपको बता दूं, उसको EVM से कोई ख़तरा नहीं है। EVM एक कैलकुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड काउंटिंग, इसलिए कि याद रखें कि हमारे यहाँ EVM को खत्म करना इसी तरह होगा जिस तरह आप हवाई जहाज से दोबारा घोड़ों पे चले जाएं। बिल्कुल नहीं हो सकता, ये रिवर्स नहीं हो सकता। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी का जो राइट टू वोट है उसको भी नहीं कोई रिवर्स कर सकता। ठीक है, अगर करेगा तो मुल्क से ज्यादती करेगा, पाकिस्तान से ज्यादती करेगा।
ठीक है, अगर करेगा तो मुल्क से ज्यादती करेगा, आपका कहना है। ठीक है अफजल खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।